हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए घटना चक्र से ग्रामीण परिवेश को कवर किया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर को कवर किया है और आज की इस वीडियो में पूरा चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्राम समाज आपकी सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में बनते हैं। तो आइए, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सामान्य ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। तो याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें कि ग्राम पंचायत है, फिर उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत, फिर उसके ऊपर आप देखेंगे तो जिला पंचायत स्तर है। संविधान की अगर देखेंगे तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की पंचायती राज अधिनियमों अर्थात उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप दे दिया गया। तो बस आपसे एक ही चीज़ पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, ठीक है, और साथ ही किस संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया है, तो 73वें संविधान संशोधन। साथ ही साथ आपको याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम कब का है, 1947 का है, और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम कब का है, 1961 का है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 ईस्वी में एक विकेंद्रीकरण तथा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1995 ईस्वी में, जिसके द्वारा की गई संस्तुतियों के अध्ययन उपरांत तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 1997 ईस्वी में 32 विभागों के कार्य चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई थी। तो एग्जाम से आपका जो इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि आपको याद रखना है कि विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 1995 में। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त इतिहास। तो भारत की प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद में सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्त संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। अच्छा, आपको इतिहास में याद आ रहा होगा, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में, है ना। ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। चलिए, इतिहास के विभिन्न अवसरों पर केंद्र में राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद सत्ता परिवर्तनों से निष्प्रभावित रहकर भी ग्रामीण स्तर पर या स्वायत्त शासी इकाइयां पंचायतें आदि काल से निरंतर किसी न किसी रूप में कार्यरत रही हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का प्रथम चरण कब से कब तक रहा है? तो 1947 से लेकर के 1952-53 तक रहा है। संयुक्त प्रांत, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश से इसका नाम पहले हुआ करता था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ और प्रदेश में 15 अगस्त 1949 ईस्वी से पंचायतों की स्थापना हुई। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तथ्य है। इसके बाद जब देश का संविधान बना तो उसमें पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था भी की गई। आइए, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन से पूछे गए हैं पंचायती राज व्यवस्था से, आप समझ सकेंगे किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही साथ आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए। प्रश्न पूछा गया है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। एक्चुअली क्या है कि आप पॉलिटी का भी पार्ट है पंचायती राज सिस्टम। तो अगर पंचायती राज अगर पॉलिटी से भी आप कवर कर लेंगे तो ग्रामीण परिवेश के आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कितना % महिलाओं का आरक्षण होता है। तो जानते हैं आपकी 33% होता है। कितना? 33%। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर में महिलाओं के लोग कम से कम जो है 33% पर आरक्षित करने की बात की गई है। इसके साथ ही ये मिनिमम है, संविधान में मिनिमम तो लिखा है 33%। अब राज्य सरकार चाहे तो अपना 50% भी कर सकती है, राज्य की सरकार के ऊपर, इच्छा के ऊपर है, लेकिन मिनिमम किसी भी हाल में आपको 1/3 से कम नहीं करना है आरक्षण को, है ना। बाकी कभी जब पॉलिटी जी के जीएस की सीरीज चलेगी इसमें आप देखेंगे, है ना, कि पॉलिटी का जो आपका
आर्टिकल जो कि पंचायती राज सिस्टम का है 243 से लेकर के स्टार्ट होता है। तो अगर पूछा जाता है कि इस आर्टिकल में जो है बात की गई है रिजर्वेशन की, आर्टिकल नंबर 243D लगाना है, और सब आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। 243D में रिजर्वेशन की बात की गई है कि नॉट लेस देन 1/3, किसी भी हाल में 1/3 से कम नहीं होना। ये सारी चीज़ें पॉलिटी से भी आप कवर कर लेंगे। अगला है तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तहसील स्तर पर तो जैसा कि आप जानते हैं त्रिस्तरीय होता है, जिला पंचायत होता है, फिर क्षेत्र पंचायत जैसे को, इसके बाद ग्राम पंचायत भी होता है। तो क्षेत्र पंचायत को पंचायत सदस्य या आप क्षेत्र पंचायत सदस्य के नाम से भी जानते हैं, इसको पंचायत समिति भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। बलवंतराय मेहता त्रिस्तरीय समिति की यही बात की जाती है, त्रिस्तरीय पंचायती राज। तो ऑप्शन ए देख रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन से पूछे गए हैं, कोई बहुत टफ थोड़ी ना है। यहाँ पर बात की जा रही है ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो पंच कहा जाता है, हाँ, ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं, तो मिनिमम 7 मैक्सिमम 17, यानी 7 से 17 होंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। अगला 2015 में पूछा गया फिर वही कि कितना उम्र होनी चाहिए लड़ने के लिए पंचायत इलेक्शन का, है ना। पंचायत सदस्य का बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो वही सिंपल सी बात 21 वर्ष होती है भाई उम्र। पंचायत इलेक्शन लड़ना है पंचायत सदस्य, यानी ग्राम प्रधान का चुनाव भी होता है, फिर विभिन्न जो ग्राम सभा होती है इसमें छोटे छोटे एरिया में जो है पंचायत सदस्य भी चुनाव अपना लड़ते हैं। तो उनकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। और वहीं पर इलेक्शन अगर आपको वोट देना है तो 18 वर्ष, 25 तो एमएलए लड़ लेते हैं ना। जबकि 35-35 वर्ष ये प्रेसिडेंट की बात की जाती है, कितनी उम्र होनी चाहिए प्रेसिडेंट की। अगला है कि भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, क्योंकि लेटेस्ट जो अपडेटेड डाटा है उस हिसाब से आप देखोगे तो पंचायतों की कुल जो संख्या है आप 2011 जनगणना के हिसाब से आपको कवर करना होगा, ये है 2,55,357। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था से, बहुत इजी प्रश्न होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थ्योरी के पार्ट पर। संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के आर्टिकल नंबर 40 में यह निर्देश दिए गए हैं कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्यों में अधिकार देने का प्रयत्न करे। तो याद रखना है, डीपीएसपी में आप पढ़ते भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल नंबर, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है आर्टिकल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक की बात की जाती है ना। तो इसमें जो आर्टिकल नंबर 40 पड़ता है वह पंचायती राज यानी पंचायतों के गठन की बात करता है। वहीं पर यहाँ पर बात की गई है कि स्टेट की जो राज्य सरकारें हैं, है ना, उनकी जिम्मेदारी है कि पंचायतों की स्थापना के लिए एक आवश्यक जो है वो कदम उठाएं। याद रखना से अक्सर पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 40 जरूर याद रखना है, पंचायत गठन की बात करता है ना। और डीपीएसपी किस पार्ट में आएगा, तो पार्ट 3 में तो आपका मूल अधिकार है, उसके बाद पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी आ जाता है। पार्ट 4A में देखेंगे आप तो आपका पार्ट 4A में जो आता है वो मूल कर्तव्य आ जाता है, क्योंकि मूल कर्तव्य को आपको 1976 में जोड़ा गया है, ठीक है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना था उस समय, संविधान में मूल कर्तव्य तो हुआ नहीं करते थे, स्वर्ण सिंह समिति के हिसाब से वो बनाया गया। चलिए जब जीके जीएस कवर किया जाएगा तो अच्छे से देखा जाएगा। 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश की तत्कालीन 5,40,00,000 ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों की कार्य करना प्रारंभ किया। साथ ही लगभग 8,000 पंचायत अदालतें भी शामिल की गईं। देखिए आप रीड करते चलिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट होगा पूछा जाने वाला उसको जरूर पता ही जाएगा। वर्ष 1951-52 में ग्राम सभाओं की संख्या बढ़कर 35,943 तथा पंचायत अदालतों की संख्या बढ़कर 8492 हो गई। वर्ष 1952 ईस्वी में पंचायतों ने ग्रामीण जीवन में सुनियोजित स्तर पर राष्ट्र निर्माण का कार्य करना आरंभ किया और इसी वर्ष पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या निकालना है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना रही इसका समय जो पीरियड रहा वह 1952 रहा। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है लोकसभा का चुनाव कब हुआ, है ना, तो ये सब 1952 में हुए। सब पॉलिटी के पार्ट है, अच्छे से कवर किया जाएगा, जो जी के जो पॉइंट पढ़ा जाएगा। तो योजना की सफलता के लिए शासन द्वारा पंचायत अदालत स्तर पर विकास समितियों की सदस्य मनोनीत किए गए हैं और ग्राम स्तर पर पंचायत मंत्री, विकास समितियों पर भी मंत्री नियुक्त किया गया है।
जिला नियोजन समिति में भी प्रत्येक तहसील से एक प्रधान नियुक्त मनोनीत होते हैं, है ना। जो जिला नियोजन समिति होती है तो उसमें भी प्रत्येक तहसील से जो है एक प्रधान को जो है मनोनीत कर लिया जाता है, किसमें, जिला नियोजन समिति में। वर्ष 1952-53 ईस्वी में जमींदारी विनाश के पश्चात ग्राम समाज की स्थापना हुई और ग्राम सभाओं के अधिकार क्या है, बढ़ाए गए। तो याद रखना, अगर पूछा जाता है ग्राम समाज की स्थापना कब हुई है तो 52-53 के आसपास, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है पंचायतों के विकास का दूसरा चरण जो रहा है वह 1953 से लेकर के 54, यानी 1953 से लेकर के 60 तक रहा है। 1953-54 में पंचायतों की सक्रियता एवं विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों में उनका सहयोग बढ़ाने के लिए विधानसभा के सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति की गई और इस समिति के सुझावों को दृष्टि में रखकर पंचायत राज संशोधन अधिनियम विधेयक तैयार किया गया, जो पंचायतों के अगले दूसरे आम चुनाव में क्रियान्वित हुआ। तो बस आप इतना याद रखना, पहला चरण दूसरा चरण कब से कब रहा, ईयर वाइज, ठीक है। तो बस इतना ही आपसे पूछा जा सकता है, आगे कुछ नहीं पूछेगा इसमें। बाकी कुछ खास होगा जरूर मेंशन किया जाएगा, बताया जाएगा, आप बस सुनते चलिएगा। वर्ष 1955 ईस्वी में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें ग्राम सभा व ग्राम समाज की क्षेत्राधिकार को अलग अलग कर दिया गया, मतलब अलग अलग थे उसको एक कर दिया गया, ठीक है, ग्राम सभा और ग्राम समाज की क्षेत्राधिकार को। कब, 1955 में। अगला पॉइंट है कि 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले हर ग्राम में ग्राम सभा संगठित करते हुए दूसरे आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 72,425 हो गई। इसके बाद वर्ष 1957-58 में पंचायतों के क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण उनकी संख्या 72,445 के स्थान पर 74,409 हो गई। बस सुनते चलिए, सब एग्जाम के पॉइंट आप इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए पंचायतों से संबंधित। जबकि पंचायतों की संख्या 85,851 थी और वर्ष 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का न्याय पंचायत नामकरण किया गया। अब यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि वर्ष 1955 ईस्वी में जो है पंचायत अदालतों का जो है जो न्याय पंचायत अदालत रहे उनका जो है न्याय पंचायत नामकरण किया गया। पंचायत अदालतों का क्या कर दिया गया, न्याय पंचायत। कब, 1955। बस ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पॉइंट। उसके बाद वित्तीय वर्ष 1959-60 पंचायतों का कृषि विषय कार्य की दृष्टि से उल्लेखनीय वर्ष रहा। इस वर्ष पंचायतों ने खाद्यान्न की उपज बढ़ाने के लिए चलाए गए रबी और खरीफ आंदोलनों में विशेष उत्साह का प्रदर्शन किया। इस उद्देश्य से अधिकांश ग्राम सभाओं में कृषि समिति की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है पंचायतों का तीसरा चरण, ठीक है। तो ये ईयर आपको एक बार जरूर देख लेना, है ना। मान लो पूछ ले कभी कि पंचायतों का जो विकास रहा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इस तरह। तो 1960-61 से 1971-72 इसमें क्या रहा कि वर्ष 1960-61 में गाँवों को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन ग्राम सभा स्तर पर किया गया। इसी वर्ष पंचायत राज अधिनियम में संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों तथा न्याय पंचायतों की चुनाव पद्धति में आंशिक परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किए जाने का निश्चय हुआ। कब हुआ, कौन से चरण में, तो ग्राम पंचायतों की तीसरे विकास के चरण में यह जो है सुविधा हुई। ग्राम प्रधानों का जो चुनाव है वह गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मध्य पंचायतों का तृतीय सामान्य निर्वाचन हुआ। श्री बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया। तो याद रखना है बलवंत राय मेहता, है ना, ग्राम पंचायतों के शिल्पकार, इस तरह एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। तो BR मेहता जो है जरूर याद रखना आपको। अगला है आपका, इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में ग्राम सभा, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद की इकाइयों को एक सूत्र में बांधा गया और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रारंभ हुआ। तो यह समिति कौन सी रही, बलवंत राय मेहता समिति।
किस स्तर की बात करता है? त्रिस्तरीय स्तर। एक तो ग्राम सभा, दूसरा है क्षेत्र समिति और तीसरा है जिला परिषद। और समिति को क्या है? पंचायत समिति भी अभी आप पढ़ के आ रहे हो, बोलते हैं। पंचायतों के तीसरे आम चुनाव के पश्चात प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,233 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 8,594 थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना याद रखो कि BR मेहता रहे, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय इन्होंने की बात की। एक तो उन्होंने बात किया जिला परिषद की, दूसरा क्षेत्र पंचायत की, जिसे कि ग्राम पंचायत भी, पंचायत समिति भी लोगे, और नीचे आता है आपका ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। पंचायत के विकास का चौथा चरण का काल रहा 1972 से 73 और 82 के मध्य रहा। तो वर्ष 1972-73 में पंचायतों के चौथे आम चुनाव संपन्न हुए। उस समय प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या इतनी थी। ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप देखते चलिए। 30 अक्टूबर 1971 को विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता पंचायत सेवकों के शासकीय कर्मचारी हो जाने के बाद ग्राम पंचायतों की गतिविधियों में अपेक्षित सुधार हुआ और उसके बाद बड़ी द्रुत गति से ग्राम पंचायतें अर्थात ग्राम उपयोगी सत्ता की जड़ें गहरी जमने लगीं। वर्ष 1981-82 के अंत तक कतिपय संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश में 72,809 ग्राम पंचायतें तथा 8,700 न्याय पंचायतें कार्यरत रही हैं। ग्राम पंचायतों का 5वां सामान्य निर्वाचन वर्ष 1972-73 के बाद मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मध्य संपन्न हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस सुनते चलिए, कवर करना है पूरा। जो बीच में होगा इंपॉर्टेंट तथ्य उसको जरूर बताया जाएगा। इस सामान्य निर्वाचन में ग्राम सभाओं की संख्या इतनी थी, उसके बाद उन्होंने मतदाताओं की कुल आय 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। अब यहाँ पर आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तथ्य इम्पॉर्टेंट है। अब ये चीज़ आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ोगे तो अक्सर वहाँ पर पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता यानी मतदान करने की जो उम्र सीमा है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो यह 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये किया गया है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बस इतना याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों के विकास का 5वां चरण। तो 1988 में ग्राम पंचायतों का 6ठा सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ था और वर्ष 1988 ईस्वी में पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि ग्राम पंचायतों के पदों पर 30% प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए। साथ ही ये भी व्यवस्था की गई कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सभी के सभी जो है आर्टिकल नंबर 243D से बात करता है आरक्षण की। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, इस आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या 73,900 ये थी, फिर इतना हुआ, फिर ये हुआ। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बस यहाँ पर जो आरक्षण की बात की गई यही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाले पॉइंट होते हैं, जो कि पूछे भी गए हैं कि कम से कम जो है यहाँ पर 30% प्रतिनिधित्व महिलाओं का होना चाहिए। बात की गई, संशोधन किया गया है, बस 1/3 याद रखिए आप। ठीक है, 33%। और इसके साथ ही अनुसूचित जाति की महिलाओं का भी आरक्षण की बात की गई, जो कि आप जानते हैं अक्सर आपके एग्ज़ाम में आपके गांव में या जो लोग गांव से बिलोंग नहीं करते वो जानते हैं कि पंचायतों में आरक्षण की भी बात होती है। अभी जैसे कि अभी हाल ही में जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें भी आरक्षण का पेच फंसा था। एक बार आदेश निकाला गया, फिर दोबारा फिर कोर्ट मामला गया, कोर्ट से फिर आरक्षण का क्या है, फिर चक्रानुक्रम क्या है बदल दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें रहीं, उसमें भी काफ़ी बवाल हुआ। अब कुछ लोग लड़ने के लिए तैयारी 5 साल से किए, पता लगा आरक्षण दोबारा हुआ, उनका पेज फंस गया, हरजन सीट आ गई, लड़ ही नहीं पाए। तो इस तरह रहा सिस्टम। अगला तथ्य है दोस्तों, वर्ष 1989 ईस्वी में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई, वर्ष 1989, है ना। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस योजना के कार्यान्वयन का भार ग्राम पंचायतों को सौंपा गया। अब योजनाओं से संबंधित एक अलग चैप्टर है, वहाँ अच्छे से कवर किया जाएगा।
अब बात आती है ग्राम पंचायतों के विकास का छठा चरण कब से कब तक रहा, 93-94। उसमें क्या हुआ कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय ही राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 40 में आधारभूत स्तर पर पंचायतों को मान्यता देते हेतु ये कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए उपाय करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो ये आर्टिकल नंबर 40 संविधान में अधिकार देता है कि जो स्टेट हैं वो जो है ग्राम पंचायत के गठन की बात करेगा, है ना, उनको मजबूती प्रदान करने की बात करेगा ग्राम पंचायतों को। तो आर्टिकल 40 जरूर याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ष 1994 ईस्वी में देश की ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई मानते हुए स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित करने, उनमें एकरूपता लाने, निश्चित समय पर उनकी चुनाव सुनिश्चित कराने, आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 72वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू हो गया। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, समझना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान संशोधन 73वें के तहत जो है वो संविधान में जोड़ा गया और जो कि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से संपूर्ण देश में लागू हुआ पंचायती राज व्यवस्था। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, स्टेट जब जीके जीएस में अच्छे से पढ़ा जाएगा तो वहाँ पर कवर करवा लिया जाएगा। कुछ स्टेट में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था एग्जिस्ट नहीं करती। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। इसमें संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य में तीनों स्तर की पंचायतों दैट इज ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत में एक रूपता लाते हुए निम्नलिखित व्यवस्था की गई। पहली व्यवस्था ये की गई कि पंचायतों का संगठन और संरचना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। पंचायतों का निश्चित कार्यकाल होगा जो कि 5 साल का होता है, आप जानते हैं। पंचायतों के कृत्य, शक्तियां और उत्तरदायित्व का विस्तार, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी जो है किया गया जब पंचायती राज व्यवस्था आई। जैसा कि आप जानते हैं अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो कौन करवाता है, तो आपको याद रखना है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की बात भी की जाती है, तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है। तो 243 आई में जो है ये फाइनेंस कमीशन की बात की गई है स्टेट की। वहीं पर अगर सेंट्रल की बात करोगे तो 280 आर्टिकल नंबर से अक्सर पूछा जाता है। चलिए, जब पॉलिटी देखा जाएगा तो अच्छे से कवर किया जाएगा। उपयुक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत यथासंभव 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायतों का गठन, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप आबादी के प्रतिशत के आधार पर पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष पदों एवं सदस्यों के स्थानों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग जो कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27% से अधिक नहीं एवं प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए 1/3 अन्यून पदों एवं स्थानों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो वही चीज़ें बार बार घुमा रहे हैं ये लोग। 1/3 आरक्षण बाकी और जो ओबीसी, SC, ST। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया गया कि कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। तो आप लोग ये सब समझते हो कि 5 साल कोई प्रधान बन गया तो स्कॉर्पियो खड़ी हो जाती है। संविधान एवं इस राज्य के पंचायती राज नियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में अधिसूचना अधिसूचना जो है वो 23 अप्रैल 1994 ईस्वी के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और वर्ष 1994 ईस्वी से राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायत के क्या हुए, सामान्य निर्वाचन कराए गए। तो आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ इसमें कौन सा तथ्य निकाला कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन जो आयोग
है ना। राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वह कब की गई है? 23 अप्रैल 1994। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला तथ्य है पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है, इनको अच्छे से देखते चलना है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है जो कि निर्मल भारत अभियान रहा है पहले, अब तो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हो गया है नाम। पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। राज्य वित्त आयोग एवं 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों का अनुदान। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत आंतरिक गलियों में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था की गई है। भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी, बहुउद्देशीय पंचायत भवन, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों का निर्माण, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1995 ईस्वी से किया जा रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तथ्य है कि पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1995 ईस्वी से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखने हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी जो संस्था है वह ग्राम सभा है, जिसमें सभी योजनाएं एवं बजट सरकार बजट रखकर अनुमोदित कराया जाता है। आजकल जब से जो 14वां जो वित्त फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन जब से आया है तब से बम्पर पैसा जो है ग्राम प्रधानों के फंड में जाता है। चलिए, ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी संस्था ग्राम सभा हो गई है। ठीक है, इस प्रकार क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की बैठकों में भी उनसे संबंधित योजनाएं एवं बजट को अनुमोदित कराया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम पंचायत हैं, यह इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट के हिसाब से देखोगे तो 62,163 ग्राम पंचायत है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको यही जो है नंबर याद रखना है। साथ ही 822 क्षेत्र पंचायत तथा 8,135 न्याय पंचायत तथा 75 जिला पंचायत है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जबकि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 58,398 दी गई है। अब आप कौन सी वेबसाइट्स को मानोगे, तो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट भी दी गई है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन के हिसाब से देख लेना है। ठीक है, जो आएगा दोनों में से कोई एक लगा देना, नंबर मिल ही जाएगा। पंचायती राज अधिनियम का भी आपको ध्यान देना है। चलिए, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच या ग्राम प्रधान होता है और साथ ही साथ सहयोग हेतु 11 सदस्य भी होते हैं, जो कि लोग जानते हैं मेंबर ही लड़ रहे हैं, है ना, मेंबर ही यानी मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं, दैट इज नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है और नगर पंचायत है। तो ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य हैं आपके एग्जाम के लिए। वर्ष 1992 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 74वां संशोधन करके एक नया भाग 9 का जोड़ा गया, जिसके तहत संविधान की आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243 ZG में नगर निकाय प्रणाली के लिए व्यवस्था की गई। अब आपने देखा इस, है ना, 73वें में क्या रहा भाई, पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई। 74वें में जो है म्यूनसिपालिटी की बात की गई है, नगर निकाय प्रणाली की, दैट इज नगर पालिका। पंचायत में आप देखेंगे यहाँ पर 243 से शुरू होता है आर्टिकल और 243 तक जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। उसके बाद P से लेकर के ZG तक म्यूनसिपालिटी आ जाता है। भाग अगर पूछा जाता है पंचायत का तो भाग 9 है, अगर म्यूनसिपालिटी का पूछा जाता है नगर निकाय प्रणाली का तो 9 का है ना। यही सब अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। 74वां संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि
अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया म्यूनसिपालिटियों के लिए। नगर निगम में एक मेयर, एक उपमेयर व 3 प्रकार के सभासद होते हैं। तो ये पॉइंट क्या है आपके लिए, एग्जाम के पॉइंट आप इशू इंपॉर्टेंट है। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा यानी 18 एबव या 18 के द्वारा जो है किया जाता है। अगला पॉइंट है कि मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, आपने देखा है ना, याद रखना है, पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। मान लो पूछ लें कि मेयर का एग्जाम प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, याद रखना प्रत्यक्ष रूप यानी डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं और ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है तथा पद धारण की तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। कितने साल तक, 2 वर्ष तक। फिर भी यदि कोई 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह पारित अगर नहीं हो पाता है तो फिर 2 साल इंतजार करो। उसके बाद अगर दोबारा नहीं लाया जा सकता है, दोबारा भी अगर नहीं हुआ तो लगभग उनके 4 साल तो कंप्लीट हो जाते हैं, फिर क्या आएगा। तो इसका मतलब आप कार्यकाल में 2 ही बार ला सकते हो। सभासद, तो सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, एक निर्वाचित, दूसरा मनोनीत और तीसरा पदेन होते हैं। पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्य आते हैं। निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 110 से अधिक नहीं हो सकती। तो ये सब एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, याद रखना है। वर्तमान में पंचायती राज कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन वर्ष 1916 में शुरू किया गया था और नगरों के प्रकारों की जो है घोषणा जो है वो राज्यपाल करते हैं। तो ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है। नगरों के प्रकारों की घोषणा कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अब बात आती है राज्य वित्त आयोग की। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर 7 दिसंबर 1947 को किया गया। उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1949 को हुई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट तथ्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राम पंचायतों का गठन यथासंभव 1000 की आबादी पर किया जाता है। यानी कोई भी अगर ग्राम पंचायत का गठन करना है, ये जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी ग्राम पंचायतें बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो परमिशन वगैरह में क्या है उनको अलग अलग बना दिया जाता है। तो अगर 1000 आबादी कम से कम होनी चाहिए यथासंभव, है ना, उसी की बिहाफ पर जो है ग्राम पंचायत गठन कर दिया जाता है। पंचायतों में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, है ना, ये सभी आपको आ रहा होगा। इसके बाद पंचायतों की सदस्य अथवा अगर ग्राम प्रधानी का चुनाव वगैरह लड़ना है पंचायत मेंबरी का, तो आपको 21 वर्ष कंप्लीट करना है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, तो गांव का मुखिया ग्राम पंचायत प्रधान ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा की मतदाताओं द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं डायरेक्ट जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, है ना। कहीं कहीं गोलियां भी चल गई रही होंगी, आपने देखा होगा पंचायत इलेक्शन में। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। उप प्रधान का जो चुनाव है वो ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो प्रधान है, प्रधान में क्या है, गांव के लोग इनके चुन लेते हैं प्रधान जी को। और जो कि मेंबर्स होते हैं यानी मिनिमम मेंबर क्या है भाई, 11 सदस्य होते हैं। तो जो सदस्य लोग हैं इन्हीं सदस्यों में से कोई एक प्रधान बन जाता है सदस्यों में से, ठीक है, जो कि इन्हीं द्वारा मनोनीत कर ले जाते हैं आपस में ही। तो प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब बात आती है गांव की पंचायत की बैठकें की। तो कार्य संपादन हेतु ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम 1 बार होगी, यानी हर महीने कम से कम 1 बार होगी। 2 लगातार बैठकों के बीच 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। सभी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत का जो सचिव है, जैसे कि अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में, अब उस पर कोर्ट का डिसीजन भी आ गया है। तो ये जो ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम विकास अधिकारी होंगे वो क्या होते हैं, ग्राम के जो है वो सचिव हैं, मेन समझ, सेक्रेटरी हैं। जो ग्राम विकास अधिकारी हैं वो ग्राम पंचायत के कौन होते हैं, सचिव होते हैं। एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है ना। एक ग्राम प्रधान तो होते ही, तो स्कॉर्पियो आ ही जाती है
समझ रहे हो बात को। और एक अगर सेक्रेटरी बन गए हो, 5 ग्राम प्रधान पंचायत अंडर में होती हैं, तो आप समझ रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। नौकरी जो है आपको इज्जत के साथ करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है त्रिस्तरीय जो लेवल है आपका, एक जिला परिषद, क्षेत्र पंचायत और ग्राम सभा। तो आपने ग्राम पंचायत के बारे में देख लिया, अब क्षेत्र पंचायत की बात हो रही है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख सदस्य होते हैं और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। प्रमुख तथा उप प्रमुख का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का सचिव जो होता है वह बीडीओ होता है। कौन होता है? बीडीओ होता है। अब आपने देखा त्रिस्तरीय जो ग्राम पंचायती राज सिस्टम आपने देखा, जिला परिषद, ग्राम पंचायत यानी क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में आपने क्या देखा कि ग्राम का जो सचिव होता है वह बीडीओ होता है, ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। और यहाँ पर प्रधान होते हैं जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उस मेंबर भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं वो प्रधान उसी में से कोई एक चुन लिया जाता है। अब आपका जो क्षेत्र पंचायत है, दूसरे स्तर पर आप देखोगे 3 स्तरों में, तो 3 स्तरों में दूसरा स्तर पर क्षेत्र पंचायत हो जाता है। इसमें नेतागिरी की में देखोगे तो एक प्रमुख हो जाते हैं और कहीं कहीं उप प्रमुख भी चुन लिए जाते हैं, तो ये प्रमुख होते हैं। और ग्राम सभा में यहीं पर जो है बीडीसी का चुनाव होता है। बीडीसी का क्या है? चुनाव होता है ना। दैट इज ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी मेंबर्स होते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो यही बीडीसी जो है इनको चुनते हैं, प्रमुखों को। बीडीसी जब वोट करते हैं किसी एक को, जो बीडीसी होते हैं, बीडीसी में से कोई एक जो है खड़ा होगा प्रमुखी चुनाव के लिए, और जितने बीडीसी मेंबर होते हैं वही वोट करते हैं। जो ज़्यादा वोट पा जाता है, जो प्रमुखी चुनाव लड़ता है, वो बन जाता है अपना। तो याद रखना है कि जो प्रमुख का चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं, कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि जो मेंबर्स होते हैं उनका जो चुनाव है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, ध्यान देना है। और प्रमुख का चुनाव भी अप्रत्यक्ष ही होगा। प्रमुख तथा उप प्रमुख का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने मतदाताओं के बीच से किया जाता है। मतलब यही जो बीडीसी मेंबर होते हैं, यही लोग जो है इनको चुन लेते हैं, प्रमुख और उप प्रमुख को। तो बीडीसी हो गए डायरेक्ट चुनाव, और प्रमुख और उप प्रमुख इनडायरेक्ट चुनाव। और याद रखना है कि क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है वह बीडीओ होता है, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जबकि ग्राम पंचायत में आपने क्या देखा? बीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और बीडीओ वगैरह कैसे जाते हैं? पीसीएस के थ्रू जाते हैं। और यह SSSC अपना जो अभी हाल ही में निरस्त हुआ था, आपने देखा था। अब 3 स्तरों में आपने ग्राम पंचायत देखा, क्षेत्र पंचायत, अब जिला पंचायत की बात की जा रही है। तो जिला पंचायत प्रत्येक जिले में गठित होती है और जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत सदस्य की बात की जा रही है ना। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, काफ़ी न्यूज़ में आपने देखा था, हुड़दंग हो गया था पूरा। तो ये जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनाव रहे और प्रमुखी वाले चुनाव एक साथ हो रहे थे। तो आप यहाँ पर देखिए, आपसे अगर पूछा जाता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का कैसे चुनाव होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि जिला पंचायत सदस्य अगर पूछा जाएगा तो प्रत्यक्ष रूप से लगाना है। जिला पंचायत की अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा जो है वो किया जाता है। जिला पंचायत का जो सचिव होता है वह मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। तो अगर पॉलिटिक्स में आप देखोगे तो पॉलिटिक्स में जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं मेन, जो कि इनडायरेक्ट चुने जाते हैं जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा, और जिला पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। वहीं पर जैसे कि आपने गांव में देख ला, अगर ऑफिसर की बात करोगे तो बीडीओ सचिव हो जाते हैं, और यानी ग्राम विकास अधिकारी। और आप मिडिल में देखोगे यानी कि क्षेत्र पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, तो उसमें बीडीओ हो जाते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वहीं पर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखोगे आप, तो उसमें जो सीडीओ होते हैं, सीडीओ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, ये लोग होते हैं वहाँ पर मेन अधिकारी। पॉलिटिशियन में देखोगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। तो ये सिस्टम है पंचायती राज सिस्टम का। अब आइए थोड़ा और आगे देखते हैं। जिला पंचायत व क्षेत्र के अंतर्गत 6 समितियों का गठन किया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब पॉलिटी में भी ये सब चीज़ें आप पंचायती राज सिस्टम में पढ़ते ही पढ़ते हो। प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण एवं कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, ये 6 तरह की समितियां हैं जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत, यानी 2 स्तरीय और त्रिस्तरीय वाले में, दूसरे और तीसरे लेवल पर, है ना, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत वाले में। कितनी समितियां? 6 समितियों का गठन। अक्सर एग्जाम में मान लो पूछ लिया जाए जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत समितियों का गठन कितने प्रकार की जाती है, तो 6। और ज़्यादा टफ पेपर बना दिया तो उसमें से दे दिया कौन सी समिति जो है नहीं बनाई जाती। अब इसी में से कोई एक समिति डाल दिया और उसमें से एक नहीं डाला तो उसको एलिमिनेट कर देना। बहुत टफ बना देंगे, आसान बनाएंगे, पूछ लेंगे कितनी समितियाँ, तो 6 समितियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान की 11वीं अनुसूची में, है ना, तो 11 जो अनुसूची है संविधान में, कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, फिर 4 बाद में जोड़ी गई, जैसे कि 2 आप तो ऐसे ही जोड़ लिए गया। एक तो आपका 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई पंचायती राज वाली, और म्यूनसिपालिटी वाली 12वीं जोड़ दी, तो 11 तो ऐसे जुड़ गई। और 9वीं अनुसूची तो आप जानते हैं तभी जोड़ी गई थी जब पहला संविधान संशोधन हुआ था। 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार वाली। तो ये सब आप पॉलिटी में अच्छे से कवर करेंगे। तो याद रखना, आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं, तो 29 विषय हैं। कितने? 29 विषयों को में से 16 विषयों के कार्य उत्तर प्रदेश के पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य याद रखना है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल नंबर 40 में राज्यों को पंचायती की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 में 243 का से लेकर 8 तक जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। कई बार आप देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर वही 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से क्या है? लागू हुआ, प्रवृत्त हुआ। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली वर्ष 1961-62 में लागू की गई। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कब से? 61-62 से। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली, आइए देखते हैं। ग्राम पंचायत की प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली राज्य निर्वाचन आयोग की अधीक्षण, निरीक्षण और नियंत्रण के अधीन तैयार की जाती है। निर्वाचक नामावली अर्थात जो आपकी जो जब वोटिंग करने आप जाते हैं तो जो पर्ची वर्ची काट देते हैं, वहाँ पर बैठे होते हैं लोग आसपास, है ना, तो जो सूची होती है, लिस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड निर्वाचक नामावली, वही होती है ना, उसमें किसके नाम है वोटिंग वाले, है ना, ये सब चीज़ें। तो ये राज्य निर्वाचन के आयोग के अधीन जो है ये सब होता है कार्य। नेक्स्ट है मत देने का अधिकार। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वह उस ग्राम पंचायत में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा। तो सिंपल सा आप समझिए, अगर सूची में आपका नाम है तो आप वोट दे पाओगे, नहीं है तो नहीं दे पाओगे। इसीलिए इलेक्शन के पहले क्या है, लोग जिनका वोटिंग करने का उम्र हो जाता है वो लोग क्या है अपना जो है नाम वगैरह जो है अपना लिस्ट में डलवाने के लिए क्या है अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। चलिए, ग्राम सभा की बैठकें और कृत्या। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। तो साल भर में कम से कम क्या है 2 सामान्य बैठकें होंगी। एक बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद और दूसरी रबी की कटने के तुरंत बाद। बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाएगी। प्रधान नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांग किए जाने पर अथवा सदस्यों की संख्या कम से कम 1/5 की मांग पर ऐसी मांग 30 दिन के भीतर किसी भी समय एक साधारण सामान्य बैठक बुला सकता है। तो मतलब जो प्रधान हैं वो अपना लिखित रूप से मांग करें तो अपना बैठक बुला सकते हैं, या जो मेंबर चुने जाते हैं, जो मेंबर ही होते हैं मेंबर, वैसे नाम के मेंबर होते हैं, काम तो असली प्रधान की ही होता है। नाम के मेंबर होते हैं, केवल उनको अपना राइट पता नहीं होता, चुन लिए जाते हैं, उनको मालूम नहीं, बस चुन लिया, हाँ मेंबर हैं हम, है ना, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं वो समझेंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है बन गए मान लो मेंबर्स, चुन लिए गए,
अब उनको बस हाँ मेंबर हैं, बस प्रधान आए अपना बुला लिए, हाँ ये चलना है वो चलना है, चलता रहता सब। तो इसमें ये है कि जो पंचायत सदस्य हैं उनमें अगर कम से कम मान लीजिए कि उस ग्राम सभा में 12 जो है सदस्य हैं, तो 12 सदस्य में से अगर कम से कम 1/5 यानी कम से कम आप देखोगे 3 सदस्य, अगर 3 सदस्य मांग करते हैं तो मांग अगर हो गई कि भाई बैठक करना है तो 30 दिन के भीतर किसी भी एक साधारण समय जो है बैठक बुला सकता है। ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति की संख्या सदस्यों की कुल संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक होती है। अब ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो याद रखना अगर कोई सभा है, ग्राम सभा की कोई बैठक हो रही है तो बैठक के लिए जो कोरम है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है लोगों की, उसमें कम से कम जो कुल संख्या है, जो मेंबर्स हैं कुल, उनकी कम से कम 5वें भाग की उपस्थिति क्या है, आवश्यक है। 5वें भाग मतलब समझ रहे हो ना, 1/5 या 1/5 जो बुला रहे कम से कम वही आ जाएं। किंतु प्रतिबंध ये है कि गणापूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब यह है कि जो मिनिमम सभा की रिक्वायरमेंट है, अगर उतने लोग नहीं आ रहे हैं, उसका अभाव है, और उसके अभाव में क्या है, बैठक स्थगित हो गई, तो स्थगित अगर हो गई है तो किसी बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब अगर एक बार स्थगित हो गई, फिर बुला रहे हो, उसके बाद फिर कोई नहीं आ रहा तो स्थगित नहीं मानी जाएगी, गणपूर्ति की आवश्यकता की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायतों को सिफारिश और सुझाव दे सकेगी। वो कौन कौन से मामले हैं आइए देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट और अंतिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर दिए गए उत्तर यदि कोई हो तो। समझ रहे हो, ये सब है मामले। ग्राम सभा जो होती है मामलों पर विचार करेगी, ग्राम पंचायत को क्या सिफारिश और सुझाव देगी। ये सब केवल कागजी कार्यवाहियाँ हैं। इसके बाद आप देखोगे पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत की विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों को किया है रिपोर्ट होगी। पंचायत बैठक तो कतई नहीं होती है, प्रैक्टिकली आप देखोगे तो। चलिए, ग्राम में सभा के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि है। ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम है। ऐसे अन्य मामले जैसे नियत किया जाए। इसके अलावा जो ग्राम सभा है निम्नलिखित कृत्यों का क्या है संपादन भी करेगी, जैसे कि सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अनुदान जुटाना, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हितधारी पहचान, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पहुंचाना, ये सभी कार्य। ठीक है, बस आप देख लीजिए, एग्जाम के पॉइंट अभी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपसे यही पूछ लिया जाएगा कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए साल भर में, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला तथ्य है ग्राम पंचायत का प्रधान। तो ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष होता है। राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित करेगी। कौन करेगा यह काम, जो है राज्य सरकार के पास होता है। इसीलिए अभी जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो एक बार रोटेशन हुआ था पुराने आरक्षण विधि से, फिर कोर्ट मामला कोर्ट गया, वहाँ से फिर डिसीजन आ गया, फिर नए रोटेशन पे हो गया आरक्षण। अगला है कि आरक्षित प्रधानों की पदों की कुल संख्या, यही बार बार आपसे पूछा जा रहा है घुमा घुमा के। ठीक है, ये 1/3 याद रखना है। अनुसूचित जनजाति इन सब के लिए क्या है 1/3 जो है आरक्षण होता है महिलाओं के लिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 243D। अगला है प्रधान का निर्वाचन कैसे होगा, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो ग्राम पंचायत का प्रधान किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा। मतलब यह है कि जो सूची निकलती है, वोटर लिस्ट जो होती है, उसमें से प्रधानिक चुनाव अगर लड़ रहे हो तो आपका उसमें नाम भी होना ज़रूरी है, और उसी में से जितने लोग हैं गांव के, उसी में से अपना चुनाव होता है, तो उसी में से चुन लिए जाते हैं। यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है तो ग्राम पंचायत की कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से कम सदस्य जो है वो निर्वाचित किए जाते हैं। तो राज्य सरकार इसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी या आदेश द्वारा, है ना, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। प्रशासनिक समिति जिसमें ग्राम पंचायत सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए ऐसी संख्या में जैसे कि जिस समय आर्य व्यक्ति जो है होंगे, फिर प्रशासन नियुक्त कर सकता है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जरूर बताया जाएगा, उसको आपको पढ़ते रहना है।
अगला है कि प्रशासनिक समिति की सदस्य या प्रशासक 6 माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि राज्य सरकार निर्देश करे, आदेश के विशिष्ट पद धारण करेगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक समिति का प्रशासक सम्यक रूप से संगठित ग्राम पंचायत समझी जाएगी। उप प्रधान का चुनाव पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। कई बार ये लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है, आपको एक ध्यान देना है, 6 माह जो अवधि है। अब यहाँ पर आप इतना ही समझो कि मान लो अगर कोई प्रधान बन जाता है, उसकी मृत्यु वगैरह अगर हो जाती है, दुर्घटना बस किसी कारण बस अगर मान लो जी, तो अगर मान लीजिए 4.5 साल अगर उसका बीत चुका है, 4.5 साल बीत चुका है और 6 महीने ही बचे हैं नेक्स्ट पंचायत इलेक्शन का, जो जनरल इलेक्शन होता है हर 5 साल पे, तो अगर 6 महीने हैं, है ना, 6 महीने अगर हैं तब तो चुनाव हो जाएगा। अगर 6 महीने से ज़्यादा कम समय है तो चुनाव नहीं होगा। वहाँ पर नेक्स्ट इलेक्शन की बात की जाएगी। सीट खाली है तो वैकेंट है तो वैकेंट रहने दो। इसका पदभार किसी वहाँ के ग्राम जो सेक्रेटरी होते हैं उनको दे दिया जाता है, अपना वही सब संभालते हैं पंचायत से संबंधित चीज़ों को। लेकिन अगर मान लीजिए 4 साल ही बीता, पंचायत वहाँ प्रधान की क्या है, किसी कारण बस वो इस्तीफा दे देते हैं, यहाँ कुछ हो जाता है, रिजाइन कर देते हैं, या रिजाइन तो जानते हो, प्रधानी इलेक्शन अगर जीत गया कोई तो रिजाइन करेगा, कभी नहीं करेगा। तो मान लीजिए दुर्घटनावश के कारण पर मृत्यु अगर हो गई तो क्या है, 1 साल बचता है, तब वहाँ पर क्या है, बाई इलेक्शन हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती, ध्यान देना है। तो 6 माह वही बात की गई है। अगला है कतिपय पदों को एक साथ धारण करने का प्रतिबंध है, यानी कोई व्यक्ति एक साथ ग्राम पंचायत का प्रधान और न्याय पंचायत का पंच नहीं होगा। तो वो सब पढ़ते हो कि एक साथ में एक टाइम पर आपको एक ही पद धारण करना है, कोई लाभ का पद धारण न कर रहे हो। ठीक है, एक टाइम पे एक ही पद, या एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होगा, एक ही जगह रहो, ये सब बातें बताई गई हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य और न्याय पंचायत का पंच नहीं होगा, या एक से अधिक ग्राम पंचायतों का न्याय पंचायतों में से पद धारण नहीं करेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति पंचायत का प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित होने या ऐसा पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा यदि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है। ठीक है, यानी कि वो जो है चुनाव नहीं लड़ सकता है अगर ये संसद या विधानमंडल का सदस्य है। अब वैसे भी कोई नहीं लड़ेगा, है ना, कोई MP MLA हो गया, प्रधानी चुनाव थोड़ी लड़ेगा, इस्तीफा देगा। किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य मतलब समझ रहे हो, जो BDC वगैरह होते हैं, ये प्रमुख है या उप प्रमुख हैं। किसी जिला पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। तो ये सब अगर सारे पद हैं तो आप क्या है, न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित होने या पैसा पद धारण करने के लिए क्या है, आप जो है एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये समझो कि एक टाइम पे एक ही पद आप धारण कर सकते हो, दैट्स इट। आगे देख लो, ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया क्या है। अब 5 साल के लिए एक बार कोई चुन लिया गया तो राजा हो जाता है, तो अब हटा भी सकते हैं। हटाने की प्रक्रिया कैसी है बताई गई है। तो प्रधान को हटाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होती है। इस बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति का होना आवश्यक है। उस ग्राम सभा के लिए 1/3 सदस्यों में से कम से जो है नहीं होगी, 1/3 से सदस्य कम नहीं होना चाहिए। यदि बैठक में गणपूर्ति या अपेक्षित बहुमत न होने के कारण प्रधान को हटाने हेतु प्रस्ताव पारित न हो सके तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दूसरा इस प्रकार का प्रस्ताव उस बैठक से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब सिंपल सा आप समझो, जब भी आप अपने गांव के प्रधान को हटाना चाह रहे हैं तो 15 दिन पहले पहली बात तो उसको सूचना दे दो। इसके बाद ग्राम सभा की बैठक बुलाओ। भाई इतना तुम्हारे पास लोगों की पावर हो, ग्राम सभा की बैठक बुला सको। अब ग्राम सभा की अगर बैठक बुला रहे हो, कम से कम आपको गणपूर्ति होने की आवश्यक ये है कि मान लो 1000 की आबादी है, 1000 लोग में कम से कम 1/3 यानी 300 लोग उपस्थित हों। अब 1/3 यानी 300 लोग उपस्थित हो गए, बस आपका काम बनता जा रहा है। अब वो जो 300 लोग उपस्थित हुए हैं, इसमें यही बताया जा रहा है इस बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले। अब 300 लोग आ गए, पूरे 1000 नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। गणपूर्ति आपका हो गया, कोरम। जब आपका कोरम हो गया है, विशेष बैठक बुला लिया, कोरम हो गया, ग्राम सभा 1000 आबादी है, उसमें 300 लोग ही पहुँचे हैं, तो 300 लोग जो पहुँचे हैं उपस्थित हुए और यही 300 लोग अगर मतदान कर देते हैं
तो इसमें कहा गया है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। मान लो अगर इसमें से 300 लोग उपस्थित हैं और 300 लोग में से 2/3 करोगे तो यानी 200 लोग अगर प्रधान के विपक्ष में कर देते हैं वोटिंग तो प्रधान को हटाया जा सकता है ना। ये सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो कहाँ गोलियाँ चल जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पंचायत क्षेत्र की घोषणा। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना जारी द्वारा किसी ग्राम या ग्राम के समूह जिनकी जनसंख्या यथासाथ 1000 हो पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। तो 1000 ये काउंट, ये नंबर इसको जरूर याद रखना है। इसके अलावा राज्य सरकार संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा प्रस्ताव की पूर्व प्रकाशन के पश्चात जो है अधिसूचना द्वारा किसी भी समय किसी पंचायत क्षेत्र में किसी ग्राम या गांव के समूह को सम्मिलित करके उससे निकाल कर जो है वो अलग कर सकती है। पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है ना। अब मान लो कोई है आजमगढ़, उसका नाम हरिगढ़, इस तरह अपना समझ रहे हो मतलब। तो ये सब परिवर्तन काफ़ी ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो यह घोषणा कर सकती है कि कोई क्षेत्र पंचायत नहीं रह गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखना है। यहाँ पर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि पंचायत घोषणा ये सब कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगी, राज्यपाल कोई बात नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये सब एग्जाम से टर्म से आपसे खेल लिया जाता है एग्जामिनर। अगला तथ्य है भाई, ग्राम पंचायत आखिर क्या है। ग्राम पंचायत कैसे कहोगे कि ग्राम पंचायत है। देखो, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संगठित की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी और किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में जिसकी जनसंख्या 1000 तक हो 9 सदस्य होंगे। 1000 से अगर अधिक है किंतु 2000 से अधिक नहीं है तो 11 सदस्य होंगे वहाँ पर, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो याद रखना है। 1000 तक हैं तो 9 सदस्य, 1000 से अधिक है लेकिन 2000 से कम हैं तो 11 सदस्य। वहीं अगर 2000 से अधिक हो जाते हैं और 3000 से कम हैं तो 13 सदस्य होंगे, और 3000 से अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो 15 सदस्य जो है होंगे वहाँ पर। ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक जो निर्वाचन क्षेत्र हैं इनकी जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत में एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। कोई ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। ये मतलब इम्पॉर्टेंट तथ्य है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो गया, लोग प्रधान हो गए, चुन लिए गए, सब कुछ हो गया, सेलेक्ट हो गए, लेकिन जब तक उसकी पहली बैठक नहीं होगी, जिस दिन उसकी पहली बैठक हो गई वहाँ से 5 साल तक वो प्रधान बना रहेगा ना। मान लो ग्राम प्रधान चुनाव जल्दी अभी कोरोना में जैसे हो गया था चुनाव, अब वहाँ चुनाव हो गया था लेकिन पहली बैठक के लिए टाइम हो रहा था, कोरोना बीच में चल रहा है, तो पहली बैठक जल्दी नहीं हो पा रही थी। जिस दिन पहली बैठक हुई उसके 5 साल तक प्रधान बने रहेंगे, दैट्स इट। ग्राम पंचायत के निर्वाचनों का अधीक्षण। ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों के निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग। तो याद रखना है, ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज इलेक्शन में मेन जो पंचायत का होता है वो कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है। यानी जो प्रधानी चुनाव हो गए, प्रमुखी हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, इनकी सभी कार्य कौन है? बाकी MP MLA तो किस में आ जाते हैं? निर्वाचन आयोग में, ठीक है, यानी सेंटर वाले के। बाकी राज्य निर्वाचन आयोग में ये पंचायतों के इलेक्शन सभी जो है इन्हीं के अंडर होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में ग्राम पंचायतों के प्रधान और सदस्यों की सभी निर्वाचनों का संचालन पर्यवेक्षण करेगा। यानी जो राज्य निर्वाचन है, सभी जो जिला अधिकारी होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट, वही जो है जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उन्हीं के अंडर में सारा जो है वो होता है। जैसे अभी आपने पंचायत इलेक्शन में सीतापुर DM का वायरल रहा कुछ, है ना, फुटेज वगैरह। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के कृत्य। तो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसे राज्य सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित कृत्यों का संपादन करेगी।
क्या करेगी? कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति, बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास, भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेंसियों की सहायता करना। साथ ही साथ जो भूमि चकबंदी है इसमें भी सहायता करना। लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण है जब वितरण, मरम्मत और अनुरक्षण सिंचाई के उद्देश्य से जलापूर्ति का विनियमन हो। पालतू जानवरों, कुक्कुटों तथा अन्य पशुधनों की नस्लों में सुधार करना, सभी के काम क्या है? ग्राम पंचायत की। दुग्ध उद्योग है, कुक्कुट पालन, सुअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति करना। गांव में मत्स्य पालन का विकास करना। सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परीक्षण करना, सभी जो है ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है। लघु एवं वन उपजों की प्रोन्नति और विकास करना है। कृषि एवं वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना है। कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति है। ग्राम में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की कार्यक्रमों का विकास और प्रोन्नत अनुक्रम, ये सभी की सभी जिम्मेदारियां जो है ग्राम पंचायत के अंडर में है। ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना है। गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और कार्यान्वयन करना है। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना लाना, सभी कार्य क्या हैं? ग्राम पंचायत में निहित हैं। फिर ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति एवं महामारियों के विरुद्ध रोकथाम करना। ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों की क्रियान्वयन में भाग लेना। ग्राम पंचायत प्रति वर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी और उसे संबंधित क्षेत्र पंचायत को ऐसे दिनांक की पहले और ऐसे प्रारूप रीति में जैसे नियत जो है वो की जाए प्रेषित करेगी। प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी। अब बात आती है न्याय पंचायत की स्थापना। तो राज्य सरकार अथवा नियत प्राधिकारी जिले को सर्किलों में विभाजित करेगा और ग्राम पंचायतों की अधिकारिता के अधीन रहते हुए प्रत्येक सर्किल में उतने क्षेत्र समाविष्ट होंगे जितने इष्टकर हों, और ऐसे प्रत्येक सर्किल के निमित्त एक न्याय पंचायत की स्थापना करेगा। प्रतिबंध ये है कि प्रत्येक सर्किल के भीतर ग्राम पंचायत के क्षेत्र परस्पर संलग्न हो। तो जैसे कि जो आपका ग्राम, मान लो ये दूसरा गांव है, तीसरा ग्राम पंचायत, चौथा, पांचवा है ना, तो मान लो अगर ग्राम न्याय पंचायत का गठन करना है तो ये पूरा मान लो है ना, रामुकपुरा, श्यामुकपुरा, ये पूरे जो भी पुरवा हैं ये पूरे के पूरे मान लो गांव हो गए, है ना, नाम रख लो आप कोई भी, ये पूरी, तो इन पूरों को मिलाकर मान लो इसका ये गांव है, तो इसका न्याय पंचायत मान लो इसको धर्मपुर, समझ रहे हो। तो आदमी कहेगा तुम्हारी ग्राम पंचायत का नाम क्या है? रामूपुर है, इनका श्यामूपुर है। इनसे पूछा जाए तुम्हारी न्याय पंचायत क्या है? तो धर्मपुर, पूरा का पूरा इन्हीं के अंडर में सब है। तो इस तरह न्याय पंचायत की बात यहाँ पर की जा रही है कि प्रत्येक सर्किल के भीतर ग्राम पंचायतों के क्षेत्र क्या है? परस्पर संलग्न होंगे। प्रत्येक न्याय पंचायत में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रत्येक न्याय पंचायत में सदस्यों की जो संख्या है वो न्यूनतम 10 है और अधिकतम 25 के अधीन रहते हुए उतनी होगी जो नियत की जाए। किंतु न्याय पंचायत की यह विधि क्या है? सम्मत होगा कि उसमें किसी रिक्ति के होते हुए भी वह कार्य करती रहे। प्रतिबंध यह है कि उसमें पंचों की संख्या नियत संख्या के 2/3 से कम ना हो। तो आपके एग्जाम के पॉइंट आप ये तथ्य इंपॉर्टेंट, न्याय पंचायत न्यूनतम 10 है, अधिकतम संख्या 25 है। इसके साथ ही साथ उसमें पंचों की जो संख्या है नियत वह 2/3 से कम ना हो, 2/3 से किसी भी हाल में कम ना हो। पंचों की नियुक्ति की बात अगर की जाए तो पंचों की नियुक्ति और उनका जो कार्यकाल है वह नियत प्राधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों में से उतनी ही संख्या में व्यक्ति न्याय पंचायत के पंच होने के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी की नियत की जाए। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य न रह जाएंगे। कोई व्यक्ति न्याय पंचायत का पंच तब तक नहीं नियुक्त किया जाएगा जब तक कि उसमें वह अर्हताएँ ना हो जो कि नियत की जाएँ कि ये होनी जरूरी है। प्रतिबंध ये है कि यदि कोई नियुक्तियों के लिए नियत योग्यताएं अर्हता जो है वो रखता है तो उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध ना हो तो नियत प्राधिकारी ऐसी अर्हताओं में से किसी या संभावी सभी अर्हताओं को लिखित आदेश द्वारा क्या है थोड़ा उसमें शिथिलता कर सकता है कि चलो ये योग्यता अगर नहीं है तब भी ये तनक इतनी है तो आप क्या है हो सकते हो। इस प्रकार नियुक्त पंच ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाए अपने में से ऐसे 2 व्यक्तियों को जो कार्यवाही को अभिलिखित करने की क्षमता रखते हों सरपंच तथा सहायक सरपंच नियुक्त कर सकते हैं। न्याय पंचायत के प्रत्येक पंच का कार्यकाल जो होता है वह इस प्रकार उसकी नियुक्ति के दिनांक से प्रारंभ होगा। किससे? नियुक्ति के दिनांक से। जबकि पंच प्रधानों में क्या देखा था कि जिस दिन पहली मीटिंग होगी उसके बाद से 5 साल।
और जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा समाप्त न हो जाए उस ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा जिससे वह नियुक्त किया गया था। प्रतिबंध यह है कि सरपंच हो गए या सहायक सरपंच हैं तो अपने पदों पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनके उत्तराधिकारी क्या है, निर्वाचित या नियुक्त ना हो जाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, न्याय पंचायत की न्यायपीठ से संबंधित तथ्य। नेक्स्ट है न्याय पंचायत की न्यायपीठ। तो सरपंच न्याय पंचायत की समक्ष आने वाले आपराधिक वादों तथा जांचों के निस्तारण के लिए न्यायपीठें बनाएगा, जिनमें प्रत्येक में 5 पंच होंगे। कोई पंच सरपंच अथवा सहायक सरपंच किसी ऐसे वाद की विचारण अथवा जांच में भाग न लेगा जिसमें वह स्वयं या उसका कोई निकट सेवा आयोजक, सेवा आयोजित कर्मचारी, ऋणी, ऋणदाता अथवा भागीदार एक पक्ष हो, जिसमें उनमें से कोई व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि रखता हो। सिंपल सी कहने का मतलब ये है कि कोई वाद विवाद है या कुछ भी है, कोई अगर मैटर कोई सुलझा रहा है तो उसमें जो पंच होते हैं, पंच सरपंच या सहायक सरपंच जो होंगे, अगर कोई मैटर कुछ चल रहा है, कुछ विवादित है तो उसमें जो किसी पक्ष के जो है वो रिलेटिव या नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी यही कहने का मतलब है। राज्य सरकार किसी वर्ग अथवा वर्गों के वादों के विचारण के लिए विशेष न्यायपीठों का संगठन नियत कर सकती है। प्रतिबंध ये है कि राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे विशेष न्यायपीठ के पुनर्गठन के लिए आदेश दे सकती है। न्यायपीठों के बनाए जाने अथवा उनके कार्यकरण के ढंग से संबंधित कोई विवाद नियत प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। सहायक सरपंच की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? सहायक सरपंच की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो नियत की जाएं। पंच, सरपंच अथवा सहायक सरपंच ऐसे प्राधिकारी जो नियत किए जाएं संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा इस प्रकार अपना पद त्याग कर सकेगा। आगे बढ़ते हैं, ग्राम समाज से संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं। ग्रामीण भारतीय, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव में निवास करता है। राष्ट्रपिता गांधी द्वारा कहा गया कि उपयुक्त वक्तव्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय हुआ करता था। ग्रामीण जन भारतीय समाज का केंद्र होने के साथ ही वास्तविक भारत की परिचायक भी हैं। भारतीय समाज के केंद्र इन्हीं ग्रामीण वासियों के लिए सुचारू आधारभूत सामाजिक ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाली प्रभावकारी प्रणाली विकसित करने की ज़रूरत है। देश के विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए सरकार ने सामाजिक और आर्थिक ताने बाने के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के जनजीवन के स्तर को ऊपर उठाने में मददगार साबित होंगे। इससे पहले कि हम सरकार द्वारा ग्रामीण भागों में चलाई जा रही सेवाओं और सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी पाएँ, इस क्षेत्र के संगठन के बारे में पहला जानना ज़रूरी होगा। ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? जनसंख्या जो जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र वह स्थान ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आता है। ग्रामीण क्षेत्र क्या कहोगे आप, किसे कहोगे? तो जिसकी आबादी 5000 से कम हो, 5000 से क्या है, कम हो, जिसकी जनसंख्या घनत्व जो है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो पॉपुलेशन कम से कम कितनी हो, 5000 हो। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। जिसके कामकाजी जो पुरुषों की संख्या है वह 25% खेतीबाड़ी के काम में लगा हो। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद जरूर रखना है कि ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। 5000 की आबादी कम से कम हो, 400 पॉपुलेशन डेंसिटी हो और वहाँ पर जो कामकाजी पुरुष हैं उनकी संख्या जो है, संख्या का 25% खेतीबाड़ी के काम में लगे हों, तो आप उसको क्षेत्र को क्या कहोगे, ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों के उन्नयन के लिए सरकारी प्रयास क्या हैं? तो सरकार ने गांव और ग्रामीण इलाकों के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं प्रारंभ की है। ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए सरकार ने एक समयबद्ध योजना भारत निर्माण वर्ष 2005 से प्रारंभ की है। भारत निर्माण
कब से? वर्ष 2005 से। भारत निर्माण के अंतर्गत जल आपूर्ति, आवास, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क, विद्युतीकरण और सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए कार्य प्रस्तावित है। अगला तथ्य है कृषि से संबंधित। तो वर्ष 2000 ईस्वी में भारत द्वारा प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया कि प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई थी? वर्ष 2000 में। राष्ट्रीय कृषि नीति का शुभारंभ कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा सितंबर 2007 में किया गया। इस नीति का लक्ष्य भारतीय कृषि की अनुप्रयुक्त व्यापक विकास संभावनाओं को कार्यान्वित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन और सभी ग्रामीण किसानों के लिए उचित जीवन स्तर प्राप्त करना इत्यादि है। किसानों के हित को देखते हुए बीज उपचार अभियान के द्वारा सरकार उपचारित बीज किसानों को उपलब्ध कराती है और ये उपचारित बीज अधिक उपज तो देते ही हैं, साथ ही बीमारियों की कीटों के खिलाफ संघर्ष करने की क्षमता भी इनमें अधिक होती है। सरकार कृषि आधारित व्यवसाय के द्वारा आय प्राप्त करने के लिए किसानों द्वारा गठित सहकारी समितियों का अनुदान प्रदान करती है। अनुदान के लिए लघु किसान कृषि व्यवसाय की संघ के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। सरकार कृषि आधारित व्यवसाय के द्वारा आय प्राप्त करने के लिए किसानों द्वारा गठित सहकारी समितियों को अनुदान प्रदान करती है। अनुदान के लिए लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। किसी कारणवश फसल को होने वाली क्षति या नुकसान से किसानों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1 जनवरी 2016 से शुरू की गई है। याद रखना, आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है? 1 जनवरी 2016 से। इसके तहत किसान द्वारा बीमित राशि का रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देय होगा। नेक्स्ट है पशुपालन। तो गांव में खासतौर पर भूमिहीन मजदूरों, लघु और सीमांत किसानों और महिलाओं को रोजगार प्रदान करने तथा उनकी पारिवारिक आय बढ़ाने में पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके कारण सस्ता और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ भी बहुत से लोगों को उपलब्ध होता है। पशुधन के क्षेत्र में अच्छी नस्ल की जानकारी का अभाव, उचित दाने चारे की जानकारी की कमी और उपलब्धता आदि के बारे में पर्याप्त ज्ञान का अभाव प्रमुख समस्याएं रही हैं। राष्ट्रीय कृषक नीति के माध्यम से इन मुद्दों के समाधान की परिकल्पना भी की गई है। चूँकि कृषि जिसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन शामिल हैं, कृषि जिसमें आप देख रहे हैं कृषि में क्या है, पशुपालन भी आता है, डेयरी और मत्स्य पालन भी क्या है, शामिल है। राज्य सरकारों के अधीन आने वाला विषय है और इसलिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग का जोर राज्य सरकारों द्वारा इन क्षेत्रों में विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को अतिरिक्त सहायता देने का जो है रहा है। तो कृषि के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन भी आते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है फाइनेंस, वित्त से संबंधित है। तो बीजों, कृषि मशीनों तथा भूमि की खरीदी के लिए तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसानों को साख की ज़रूरत होती है। साख दैट इज क्रेडिट यानी ऋण लोन की। साहूकारों के शिकंजे में फंसने से अच्छा है कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही जो ऋण सुविधाएं हैं उनको क्या है, उसका लाभ उठाया जाए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दैट इज नाबार्ड कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा बैंक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, उसकी स्थापना कब हुई थी। अगला तथ्य है आपका बीमा। विपत्तियां, अप्रत्याशित आपदाएं और दुर्घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं। इनके कारण आदमी का जीवन और आजीविका के दोनों के अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से ऐसे अवरोधों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं और इनके असर से उभरने में ग्रामीण भागों में लंबा समय लग सकता है।
सरकार ने ऐसे किसी खतरे से राहत के लिए इन क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं का निर्माण किया है। ये योजनाएं विशेष रूप से इन क्षेत्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। डाक जीवन बीमा और कृषि बीमा योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की खास ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के लिए एक प्रमुख योजना के रूप में देश के सभी जिलों में लागू की गई है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त। सर्व शिक्षा कार्यक्रम पूरे देश में लड़कियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कठिन परिस्थितियों में रह रहे अन्य बच्चों को शिक्षा की ज़रूरतों पर विशेष ध्यान देता है। कार्यक्रम के तहत उन स्थानों पर जहां स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है, नए स्कूलों के खोले जाने की व्यवस्था करने के साथ पहले से ही संचालित किए जा रहे स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, अनुरक्षण अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान की व्यवस्था के द्वारा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार आदि का काम किया जाता है। मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के वितरण सहित कई कार्यक्रमों का लाभ इन बच्चों को कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान है। इसके तहत सर्व शिक्षा अभियान। साथ ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई, जरूर कमेंट कीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही 86वें संविधान संशोधन आर्टिकल 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है दर्जा दिया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद जरूर रखना। आवास एवं विकास। तो ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकारों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास, न्यूनतम बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था आदि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम लागू कर रहा है। आवास ग्रामीण गरीबों के लिए सम्मानजनक जीवन का आधार है। आवास की कमी को सुलझाना भारत में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की महत्वपूर्ण रणनीति है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बात आती है विद्युतीकरण की। तो 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत कब हुई है, 25 सितंबर 2017 को। इसके तहत देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद जरूर रखना है। विद्युतीकरण के बाद जल आपूर्ति से संबंधित तथ्य है। तो भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में राज्यों के प्रयासों में मदद की है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009-12 के संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें गांव सुरक्षा योजना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें योजना से पहले गांव सुरक्षा और ग्रामीण परिवार को पर्याप्त और सुरक्षित पानी पीने का उपलब्ध कराने के लिए जल आपूर्ति प्रणाली की स्थापना शामिल है। स्वच्छता संबंधित क्या है, तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के लिए सभी के लिए शौचालय का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें पंचायती राज संस्थाओं व समुदायों को प्रेरित करके जागरूकता निर्माण और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा स्थायी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया गया है। ग्राम पंचायतों, प्रखंडों और जिलों को पूरी तरह साफ और खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए इस अभियान को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार शुरू किया गया है। 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त करना है। इस मिशन के 2 उपमिशन हैं। स्वच्छ भारत मिशन की 2 उपमिशन हैं, एक तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है और दूसरा स्वच्छ भारत मिशन शहरी है। संपर्क से संबंधित सड़कें हो जाएंगी। तो कृषि आय बढ़ाने और रोजगार अवसर प्रदान करने के साथ गरीबी में कमी सुनिश्चित करने के लिए अच्छी सड़कें होना आवश्यक होता है। सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण, है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई है, तो 25 दिसंबर 2000 को। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मकसद दूर दराज के क्षेत्रों को 12मासी सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ना है। अगला है भूमि सुधार। भारत में आज़ादी के समय
एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था। इस व्यवस्था में किसानों का शोषण हुआ और ग्रामीण जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक विकास में बड़ी बाधा थी। आज़ादी के बाद भारत सरकार का ध्यान भूमि के समान वितरण पर भी रहा है और देश को समृद्ध बनाने में भूमि सुधार को केवल एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखा गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग जब्त अधिशेष भूमि की वितरण, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण और भूमि अभिलेखों के नवीकरण सहित भूमि सुधार से संबंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी है। भूमि अभिलेख प्रबंधन की व्यवस्था अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है। यह राज्य में अपने ऐतिहासिक विकास और स्थानीय परंपराओं पर निर्भर रह करती है। अधिकांश राज्यों में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में कई विभाग शामिल हैं। ग्रामीण विकास में ई-शासन। तो भारत गांव का देश है। देश की ग्रामीण जनता ही भारतीय समाज का मूल हिस्सा है और वास्तविक भारत का प्रतिनिधित्व करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 6,40,000 गांव हैं, जहां भारत की कुल आबादी 68.8% हिस्सा जो है वो ग्रामीण निवास करती है, ग्रामीण पॉपुलेशन है। अतः नीतियां बनाते समय सरकार को इन ग्रामीण जनों के विकास को ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण विकास जिसका सीधा संबंध आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से है और इस लिहाज से न्यूनतम बुनियादी ज़रूरतों को उपलब्ध कराना व जीवन स्तर में सुधार लाना आवश्यक हो जाता है। ग्रामीण विकास की वर्तमान रणनीति वेतन और स्वरोजगार आदि नए कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, आजीविका के बेहतर अवसर, मूलभूत ढांचागत सुख सुविधाएं प्रदान करने के प्रावधान पर केंद्रित है। हमारे देश के विशाल आकार और विविधता को देखते हुए दूरस्थ क्षेत्रों तक शासन की पहुंच सुनिश्चित करना और उसे स्थानीय स्तर पर अर्थपूर्ण व प्रासंगिक बनाना एक बड़ी चुनौती भी है। इस चुनौती को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक अंगों के साथ हमारी पुरानी संस्थाओं को शामिल कर वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को विकसित किया गया है। इस चुनौती को आसान करने के लिए पंचायती राज अस्तित्व में आया है। पंचायतें ऐतिहासिक दृष्टि से भारत की ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा रही हैं और संविधान जो 73वां संविधान संशोधन 1992 का रहा, इसके द्वारा पंचायती राज को एक संस्था के तौर पर गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर शासन की तृतीय पायदान के रूप में स्थापित किया गया है। मई 2004 में देश की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया है? मई 2004 में। स्वास्थ्य से संबंधित है तो आर्थिक और सामाजिक विकास में स्वास्थ्य के महत्व और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के महत्व को सरकार ने पहचाना है। इस दिशा में आवश्यक सुधार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तथ्य है राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की शुरुआत कब की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में बुनियादी सुधार करना है और सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की घोषणा भी इसी से रिलेटेड हेल्थ से, जिसके तहत लगभग 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा योगा, इसके साथ ही 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो योजनाओं से संबंधित एक सरसरी निगाह से आप देख सकते हैं। बाकी योजना से संबंधित एक अलग चैप्टर होगा, इसमें अच्छी खासी कवर किया जाएगा। अगला है प्रशिक्षण और रोजगार से संबंधित तथ्य। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दैट इज जिसको कि आप आज जानते हो मनरेगा के तौर पर। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 दैट इज नरेगा के तहत एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार हर घर की कम से कम एक सदस्य को प्रदान किया जाता है। तो आप जानते हैं जैसे कि जो गांव में अभी मनरेगा वाले जो काम होते हैं, इसमें कोई सभी के पास राइट है, गांव के लोगों के पास कि प्रधान के पास जाएं और 100 दिन का, यानी ग्राम प्रकाश जो प्रधान है या जो सेक्रेटरी हैं उनसे बोले कि 100 दिन का हमको रोज़गार चाहिए। तो वहाँ की जिम्मेदारी बनती है कि 100 दिन का रोज़गार वो उनको देना पड़ेगा। अब वो चाहे नाली साफ करवाएं, चाहे कुछ भी करवाएं, अनस्किल्ड वर्क का होता है। तो जिनको आप काम करना चाहें तो आप मांग सकते हैं 100 दिन का रोज़गार, ठीक है, कोई रोक नहीं पाएगा। प्रभावी ढंग से लागू किए गए नरेगा कार्यक्रम में गरीबी के नक्शे को बदलने की
पूरी क्षमता मौजूद है। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। तो याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य होता है। बाकी जो मनरेगा आया है वो 2005 का एक्ट है, लेकिन लागू 2006 से रहा है। उसके बाद इसको नाम बदल दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर नरेगा से माँ जोड़ दिया गया, उसमें मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित तथ्य। तो आवश्यक कार्य कौशल की कमी तथा प्रवेश योग्य औपचारिक योग्यता न होने के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले युवा स्वरोजगार का कोई जरिया नहीं चुन पाते हैं। ग्रामीण व स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम की पहल इसी जरूरत को देखते हुए की गई है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, ये संस्थान युवाओं को इस तरह के प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि आगे चलकर वे स्वयं का व्यवसाय कर सकें। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कौशल भारत मिशन के तहत 15 से 62 वर्ष आयु के लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। अगला है स्वरोजगार के लिए क्या है भाई ग्रामीण में। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गरीब ग्रामीणों को स्वरोजगार प्रदान करने वाला एक एकीकृत कार्यक्रम है। तो याद रखना है, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई है। इंपॉर्टेंट तथ्य पूछा जाएगा एग्जाम में। योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को स्व सहायता समूह रूप से संगठित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। उन्हें अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और उपयुक्त सहायता भी प्रदान की जाती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इंपॉर्टेंट तथ्य क्या पूछा जाएगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, साथ ही साथ इसमें कौन आते हैं, तो गरीबी रेखा से नीचे। इस योजना का जो निर्माण है स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। इस योजना को वर्तमान में पुनर्गठित कर इसका नाम हो गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। अगला तथ्य है कल्याण के लिए क्या है भाई ग्रामीण कल्याण के लिए। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। किस मंत्रालय द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसे शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है और यह बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता आदि की परिस्थितियों में नागरिकों को सरकारी सहयोग करता है। अगला पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की कब शुरुआत हुई है, याद जरूर रखना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को 500 रुपये तक मासिक पेंशन की हकदार हैं।